Saraswat International Academy वापी in collaboration with विद्या मंदिर क्लासेस सूरत। और आज हम बात करने वाले हैं आपके चैप्टर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के थर्ड पार्ट की, विच इज हीट ट्रांसफर। हमने दो पार्ट इसके ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, थर्मल एक्सपेंशन का और कैलोरीमेट्री का। दिस पार्ट इज अबाउट हीट ट्रांसफर की हीट ट्रांसफर के मोड क्या क्या होते हैं, कैसे हीट ट्रांसफर हो पाती है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ। ठीक है, तो तीन मोड्स हैं हीट ट्रांसफर के, हम पे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हीट मतलब क्या था? एनर्जी इन ट्रांजिट, एनर्जी जो फ्लो करती है एक जगह से दूसरी जगह तक, उसे कहते हैं हीट। थर्मल इफेक्ट की वजह से वो होना चाहिए। तो हीट ट्रांसफर के मोड क्या क्या हो सकते हैं? तो तीन मोड्स के हम यहाँ बात करने वाले हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ठीक है, इसमें से कन्वेक्शन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे सिलेबस के हिसाब से, तो इस पे बहुत डिटेल में बात नहीं होगी। बात होगी आपके लिए मेनली कंडक्शन और रेडिएशन पे। ठीक है, अगर आप इंजीनियरिंग करते हैं फाइनली और मैकेनिकल इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग लेते हैं तो कन्वेक्शन आप वहां पे पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, बट फिलहाल हमारे सिलेबस के हिसाब से हम कंडक्शन और रेडिएशन को मेजर टाइम यहाँ पे देने वाले हैं। ठीक है, और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ कंडक्शन की। कंडक्शन मतलब पहली बात तो एक ऐसा मोड जिसके लिए मीडियम की जरूरत होती है। ठीक है, दूसरी बात, जो तीन पॉइंट्स यहाँ लिखे हैं वो देख लेते हैं, फिर इसका एग्जांपल आपको समझाऊंगा और ये तीनों पॉइंट्स बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। एनर्जी इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल विदाउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। तीसरी बात, पार्टिकल ट्रांसफर नहीं होते। बहुत आसान सी बात क्या है, गरम गरम चाय का कप आपने अपने हाथ में पकड़ रखा है, कप को आप अगर सभी तरफ से पकड़ लें अपनी उंगलियों से, तो क्या आपको उंगलियां गर्म फील होने लगती है? वही है हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन। जब दो ऑब्जेक्ट्स थर्मली कांटेक्ट में हो, मतलब इस तरह के फिजिकली कांटेक्ट में है कि हीट सीधी एक पार्टिकल से दूसरी पार्टिकल तक फ्लो हो पा रही है, तो ऐसे को बोलेंगे अपन हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन। ठीक है, तो आप जब अपने कपड़ों पे प्रेस करते हैं, आयरन करते हैं, तो उसमें जो गरम गरम प्रेस या आयरन जो है वो कपड़ों पे जब घूमती है तो सीधा हीट ट्रांसफर करती है। क्लियर है? दिस थिंग इज कंडक्शन। आई गेस आपको एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं कन्वेक्शन की। कन्वेक्शन को भी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, और यहाँ पे जो है वो मीडियम के पार्टिकल मूव करते हैं। सीधा सा एग्जांपल, आपको गर्मी लगी, आपने पंखा चालू किया, पंखे ने क्या किया? पंखा कोई टेम्परेचर तो कम कर नहीं रहा, पंखे ने क्या किया? पंखे ने ये किया कि हवा आपकी तरफ फेंकी। जो हवा आपकी तरफ फेंकी वो हवा आपके बॉडी से कांटेक्ट में होते हुए चली। जब कांटेक्ट में थी तो वो जब जितनी देर के लिए कांटेक्ट में थी उतनी देर में उसने बॉडी से कुछ हीट या कुछ एनर्जी बाहर ली और वो लेके वो आगे बढ़ गई। फिर पीछे वाले पार्टिकल्स आए, वो फिर से बॉडी पे टकराए, वो कुछ एनर्जी बाहर लेके चले। तो ये जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है, ये जो एनर्जी का ट्रांसफर है, ये कहलाता है हीट बाय कन्वेक्शन। ठीक है, जहां पार्टिकल मूव करते रहते हैं। जैसे आप एक अगर गर्म सरफेस पे ठंडा पानी फैला दो तो क्या होगा? वो पानी आगे बढ़ता जाएगा अपने साथ हीट लेके। क्लियर? दिस इज हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन। और इसे तीसरा आता है रेडिएशन। रेडिएशन मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर सामने गर्म है और आप उस पे, मान लीजिए चाय आपने बनाई, और अब आप टच मत कीजिए उस भगोनी के ऊपर, आप हल्का सा ऐसे हाथ घुमाइए थोड़ा डिस्टेंस रखते हुए, क्या आपको एक गर्माहट फील होती है वहां तक? वो किस वजह से हो रही है? वो हो रही है रेडिएशन की वजह से। या सन से जो लाइट अपने तक पहुंच रही है, वो हीट आपको फील होती है, वो एनर्जी आपको फील होती है, वो रेडिएशन है। क्लियर? तीनों आपको चीजें यहाँ तक अच्छे से। तो रेडिएशन के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती। वहां एनर्जी ट्रांसफर किस वजह से होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से। अब ये खैर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या हैं, 12th में पूरा एक चैप्टर है आपका इस नाम पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के नाम पे, तो वहां बात करेंगे। बट फिलहाल अब ये समझ लीजिए कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कि स्पीड ऑफ लाइट के साथ चलती हैं, और उसके अकॉर्डिंग ये रेडिएशन होता है। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि जब इतना फास्ट है, स्पीड ऑफ लाइट से चलता है 3 × 10⁸ से, तो ये जो हीट ट्रांसफर का मोड है ये सबसे फास्ट मोड है। रेडिएशन इज द फास्टेस्ट मोड। ठीक है, तो आई गेस तीनों बातें क्लियर हैं। कंडक्शन जहां फिजिकल कांटेक्ट होना जरूरी है, लेकिन मीडियम जो के पार्टिकल्स हैं वो मूव नहीं करते, ट्रैवल नहीं करते। कन्वेक्शन में भी मीडियम होना चाहिए, लेकिन वहां पे मीडियम के पार्टिकल्स मूव करते हैं। और रेडिएशन में कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू एनर्जी का ट्रांसफर होता है।
ठीक है, अब ये एग्जाम्पल आपके सामने है। अगर ये दो ऑब्जेक्ट्स आपने इस तरीके से जोड़ रखे हैं तो ऑब्जेक्ट्स में क्या हो सकता है, अगर वैक्यूम में रखा हुआ है तो यहाँ कोई एयर तो है नहीं, एयर नहीं है तो भैया कंडक्शन हो रहा है क्योंकि इनको आपने जोड़ रखा है, तो हीट सीधी यहाँ से पार्टिकल ट्रांसफर होते हुए दूसरे तक पहुंच रही है, या रेडिएशन हो रहा है, जितना ये रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकाल रही है वो ये ले पा रहे हैं। तो दो तरीके से यहाँ पे हीट ट्रांसफर हो रहा है अगर वैक्यूम में रखा गया है। पर सोचो अगर एयर में है तो एयर में एयर के पार्टिकल्स यहाँ पे कन्वेक्शन भी कर रहे होंगे, हीट यहाँ से यहाँ तक लेके जा रहे होंगे एयर पार्टिकल्स, उसको बोल दिया कन्वेक्शन। और रेडिएशन और कंडक्शन तो हो ही रहा है जैसा यहाँ होता था। तो ये आपके पास तीनों एग्जांपल्स हो गए किस तरीके से हीट ट्रांसफर होता है। तो जब आप एक कमरे में बैठे हुए हैं, आपके पास एक गर्म चीज यहाँ रखी हुई है, मान लीजिए एयर में है आप, तो वहां पे तीनों चीजें हो रही है। आपने अगर उस गर्म चीज को छुआ तो कंडक्शन हो गया, क्योंकि कमरे में एयर है, पंखा चल रहा है तो कन्वेक्शन हो रहा है लगातार। और रेडिएशन भी हो रहा है, वो तो हमेशा ही होता रहता है, जिसे भी टेम्परेचर पे रखा हो रेडिएशन हमेशा होगा। तो तीनों यहाँ पे चीजें अवेलेबल होंगी। क्लियर है यहाँ तक सारी बातें अच्छे से? चलिए अब अपन शुरू करते हैं इनको एक एक को पढ़ना। तो आज का अपना रहेगा कंडक्शन। आते हैं कंडक्शन पे कि होता क्या है और कैसे होता है। तो कंडक्शन की अगर बात करें तो लेट्स से दो सरफेसेस आपके पास हैं, यहाँ पे दो, इनको बोलते हैं रिजर्वायर्स। क्या बोलते हैं? रिजर्वायर्स। तो रिजर्वायर मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनका टेम्परेचर ये चेंज नहीं होगा, यहाँ से कितनी भी हीट चली जाए ये टेम्परेचर सेम रहने वाला है। ठीक है, इसको बोलते हैं रिजर्वायर। हॉट रिजर्वायर हो गया। यह कोल्ड रिजर्वायर, ये ऐसा रिजर्वायर है कि इसमें कितना भी हीट आ जाए इसका टेम्परेचर बढ़ने नहीं वाला, ये इतना ही रहेगा। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि यह है सन और यह है सी, ऐसा आप मान सकते हैं। सन से कितना भी हीट बाहर निकल जाए उसका टेम्परेचर सेम रह रहा है, और ऐसे ही सी में कितनी भी हीट चली जाए वो इतना फैला हुआ है कि उसमें आप जितनी भी हीट डालेंगे उसका टेम्परेचर सेम रहने वाला है। ठीक है, तो ये दो रिजर्वायर हो गए जिनका टेम्परेचर सेम है। तो ये अपने को बात समझ में आ गई कि दोनों एंड जो है इस रॉड के जो बीच में आपने कनेक्ट कर रखी हैं, इसके दोनों एंड हमेशा फिक्स टेम्परेचर पे रहने वाले हैं। ये हमेशा T1 रहेगा, ये हमेशा T2 रहेगा, और T1 इज ऑलवेज मोर देन T2। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब इन दोनों के बीच में आपने जो रॉड कनेक्ट करी है उस रॉड को आपने इंसुलेट कर दिया यहाँ पे, ये एक इंसुलेशन यहाँ पे आपने लगा दिया। इंसुलेशन का मतलब जो हीट यहाँ पे ट्रांसफर हो रही है वो एनर्जी इन जगहों से बाहर नहीं निकल पाएगी, मतलब ऐसा एनर्जी का कोई लॉस यहाँ पे नहीं होगा, ऐसी कोई एनर्जी बाहर नहीं निकलेगी साइड वॉल से। जो भी एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ अलोंग द लेंथ हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक। क्लियर है? तो इंसुलेशन का फायदा, बाहर कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा, जितनी एनर्जी यहाँ से चलेगी उतनी यहाँ तक पहुंचेगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि कंडक्शन में होता क्या है। तो कंडक्शन में होता यह है कि जो हॉट यहाँ पे ये रिजर्वायर है, यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं इसके पार्टिकल्स वाइब्रेशंस करते हैं बहुत ज्यादा। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे वाइब्रेशन बढ़ने लगता है। आप कहते हैं ना कि आइस वाटर में कन्वर्ट हो गया टेम्परेचर इंक्रीज करने पे या हीट देने पे। ऐसा क्यों हुआ? हीट देने की वजह से या टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से जो पार्टिकल है उसके आइस के, वो वाइब्रेशन ज्यादा हो गया, इतना ज्यादा वाइब्रेशन हो गया कि उसने अपने बॉन्ड को तोड़ दिया और वो फाइनली लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ऐसे ही जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है तो वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होता है। यही बात यहाँ पे हो रही है, क्योंकि ये हॉट रिजर्वायर है, इसके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा वाइब्रेट कर रहे हैं। अब सोचिए ये जो वाइब्रेशन है वो धीरे धीरे आगे ट्रांसफर होता रहेगा, क्योंकि यहाँ का पार्टिकल इस पार्टिकल को एनर्जी प्रोवाइड करेगा, वो ज्यादा वाइब्रेट करेगा, फिर उससे आगे वाला वाइब्रेशन करने लगेगा, उससे आगे वाला वाइब्रेशन करने लगेगा, उससे आगे वाला वाइब्रेशन करने लगेगा। ये वाइब्रेशन करते करते एक दूसरे से टकरा के जो एनर्जी ये आगे ट्रांसफर कर रहे हैं, इसी को कहते हैं कंडक्शन। क्लियर है? तो ट्रांसपोर्ट या ट्रांसफर ऑफ दिस एनर्जी बिकॉज ऑफ दिस वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स इज कॉल्ड इज कंडक्शन। ठीक है, एक बात तो ये हो गई सॉलिड्स में होता है। अच्छा, क्या और भी कोई इसका तरीका है कंडक्शन का? हाँ भाई, और भी तरीका है। वो तरीका क्या है कि अगर पूरे पूरे पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन मेटल में एक एक्स्ट्रा चीज और होती है विच इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। उन फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से वो करंट तो अच्छे से ट्रांसफर करता ही है, करंट का तो अच्छा कंडक्टर होता ही है, इलेक्ट्रिसिटी का तो हीट का भी अच्छा कंडक्टर होता है। क्यों? क्योंकि जो काम यहाँ पे एटम्स कर रहे हैं, पार्टिकल्स वाइब्रेशन होके कर रहे हैं, वही काम इलेक्ट्रॉन्स बहुत एफिशिएंटली कर सकते हैं, क्योंकि एक
मेटल में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर एनर्जी लेके एक जगह से दूसरी जगह गए तो इसी को आप हीट ट्रांसफर बोलेंगे बाय कंडक्शन, और ये बहुत फास्ट भी होगा, बहुत एफिशिएंट भी होगा, क्योंकि बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो बहुत जल्दी ट्रैवल कर रहे हैं। क्लियर है? तो मेटल के केस में हम बात कर सकते हैं कि कंडक्शन दो वजह से हो रहा है। एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, दूसरा एटॉमिक वाइब्रेशन की वजह से। ठीक है, और बाकी सब में सिर्फ एटॉमिक वाइब्रेशन, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है जैसे मेटल, तो उसमें साथ में इलेक्ट्रॉन्स भी लिख लिया जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, तभी आप ऐसा कह सकते हो कि चलो वुड और मेटल, आपने खुद ने ये फील किया होगा, वुड और मेटल दोनों सेम टेम्परेचर पे रखे हुए हैं। ठीक है, सेम टेम्परेचर मतलब मान लीजिए दोनों 5 डिग्री सेंटीग्रेड 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। आप दोनों को छू के देखिए, ज्यादा ठंडा कौन सा लगेगा आपको? कौन ज्यादा ठंडा लगा? ऑब्वियसली मेटल ज्यादा ठंडा लगेगा। यस। ऐसा क्यों लगा? क्योंकि मेटल की जो हीट ट्रांसफर रेट है वो बहुत ज्यादा है, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हैं, हीट जल्दी से ट्रांसफर करता है। और हीट कहां से ट्रांसफर करी उसने? आपकी बॉडी से। आपने जब उसको टच किया तो आपकी फिंगर्स उस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आई और कंडक्शन शुरू हुआ। जब वो मेटल के कांटेक्ट में थी तो कंडक्शन फास्ट था, आपकी बॉडी से हीट जल्दी निकली तो आपको वो ज्यादा ठंडा महसूस हुआ। जबकि वुड पे आपने जब हाथ रखा तो उसकी कंडक्टिविटी, उसका जो हीट कंडक्शन है वो कम है, हीट आपकी बॉडी से कम निकली, मतलब अगर आप सेम टाइम की बात करें तो कम कंपेरेटिवली निकली होगी, और इस वजह से आपको वो कम ठंडा महसूस होता है। ठीक है, तो मेटल में क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी कंडक्शन करते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी अच्छी होती है, हीट कंडक्शन इसका बढ़िया होता है। ठीक है, तो यहां तक तो बात हो गई इसकी थ्योरी की। अब बात करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स की, या इस पे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस क्या क्या बनते हैं। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के लिए देखा गया कि जो हीट ट्रांसफर की रेट है ना, डिफरेंट टेम्परेचर के जो बीच में T1 से T2 के बीच में जो हीट ट्रांसफर हो रहा है, उसकी जो रेट है उसको अपन बोलते हैं रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। रेट जब भी आता है इसका मतलब क्या होता है? विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dq by dt। हीट ट्रांसफर इज dq और dt। रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू dq by dt। इसे हीट करंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हीट करंट। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए और उसके बाद ये देखा गया कि ये जो dq by dt है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है, ये प्रोपोर्शनल होता है एक तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। किसके? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। कितने क्रॉस सेक्शन एरिया से हीट एक्चुअली पास कर रही है उसके। जैसे यहाँ पे अगर देखें तो ये जो एरिया है, दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, इतने एरिया से एक्चुअली पास कर रहे हैं। और देखा गया कि दिस dq by dt also proportional to dt by dx। ये क्या है? इसे कहते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? टेम्परेचर ग्रेडियंट। आपने विस्कोसिटी में भी पढ़ा था ये वर्ड, रिमेंबर ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट कब होता है? ग्रेडियंट यूज करते हैं जब आप विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस किसी को बताना चाहते हैं। तो टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस कैसे वेरी कर रहा है, वो है dt by dx। इसका मतलब क्या हो गया कि आप अगर यहां से चले और दो, आप यहाँ पे अगर पोजीशंस लेते हैं, लेट्स से आप यहाँ तक आ गए, दो पोजीशन आपने ली, ये और ये, तो इनके बीच में जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो है dt, और ये जो डिस्टेंस है ये है dx। इस dx छोटी सी डिस्टेंस पे टेम्परेचर कितना वेरी हुआ, क्योंकि यहाँ हॉट रीजन है, यहाँ कोल्ड रीजन है, तो इस तरफ से इस तरफ जाते जाते टेम्परेचर लगातार चेंज होता रहेगा। उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो यहाँ से लगातार टेम्परेचर चेंज होगा, तो जितना टेम्परेचर चेंज हुआ जितने डिस्टेंस पे, उसे कहते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट, dt by dx। तो ये जो हीट ट्रांसफर की रेट है ये इन दोनों पे डिपेंड करती है। जब आप इनको मिला के लिखते हैं तो लिखते हैं h विच इज रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इक्वल टू dq by dt इज इक्वल टू माइनस ka dt by dx। प्रोपोर्शनलिटी हटा के एक k कांस्टेंट लगाया, a dt by dx। और ये माइनस क्यों आया? माइनस इसलिए आया क्योंकि हम जानते हैं कि भैया जो आगे आप जब बढ़ेंगे, एक्स आप अगर इस तरफ से ले रहे हैं हॉट से कोल्ड की तरफ, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा, तो ये एक्चुअली माइनस नेगेटिव आता है। और क्योंकि हीट ट्रांसफर को हम पॉजिटिव लेना चाह रहे हैं इसलिए अपने यहाँ पे एक माइनस साइन लगा रखा है। dt by dx जो आता है वो नेगेटिव आता है।
क्योंकि आप जिधर इधर बढ़ेंगे तो टेम्परेचर लगातार कम होता जाएगा, इसलिए dt by dx इज नेगेटिव। इस नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए, हीट को पॉजिटिव लाने के लिए अपन एक माइनस साइन एक्स्ट्रा लगा दिया, ठीक है। तो दिस dq by dt इक्वल टू माइनस के dt by dx इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखना है। यहाँ पे दिस k इज कॉल्ड इज कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। क्या है ये? दिस k इज कॉल्ड इज थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी कैसे डिफाइन करोगे? तो इट इज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू कंडक्ट हीट, एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू कंडक्ट हीट, ये होता है इसका कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, ओके। मतलब आप ये बात समझ गए कि मेटल के लिए जो थर्मल कंडक्टिविटी होगी वो ज्यादा होगी वुड के कंपैरिजन में, क्योंकि मेटल जो है वो मोर एफिशिएंट है थर्मल कंडक्टिविटी के केस में, तो उसका के जो होगा वो ज्यादा होगा वुड से। क्लियर है यहाँ तक सारी बातें अच्छे से? अच्छा, जो ये के जो होता है ना, ये मटेरियल के साथ साथ टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। ऐसा देखा गया कि दिस के डिपेंड्स ऑन, एक तो मटेरियल, दूसरा टेम्परेचर, कि जैसे जैसे आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया ना वैसे वैसे के भी इंक्रीज हुआ, बट ये जो है बहुत स्लाइट इंक्रीज होता है। तो अगर बहुत डिफरेंस नहीं है टेम्परेचर का तो आप उस क्वेश्चन के लिए के को हमेशा कांस्टेंट लेके चल सकते हैं, अनटिल अनलेस गिवन हो कि के वेरी कर रहा है। अब उस क्वेश्चन के केस में उस के को कांस्टेंट मान के चलेंगे, ठीक है। तो स्लाइट इंक्रीज होता है, इसलिए अपन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक नॉर्मल टेम्परेचर वेरिएशन के लिए के को कांस्टेंट माना जा सकता है, ठीक है। बात यहाँ तक अच्छे से पक्का? चलिए अब अगर बात करें यहाँ पे कि किन्हीं दो पोजीशन के बीच में लेट्स से टेम्परेचर, या जब अपन बात कर लेते हैं हॉट से कोल्ड के लिए, पूरे के लिए टेम्परेचर यहाँ कितना है T1, यहाँ कितना है T2, मान लीजिए इसकी लेंथ है L, जो आपने रॉड बीच में कनेक्ट की है उसकी लेंथ है L। तो यहाँ पे टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या लिख सकता हूँ मैं? टेम्परेचर ग्रेडियंट विल बी T1 माइनस T2 डिवाइड बाय L। कितना टेम्परेचर में वेरिएशन हुआ, कितनी लेंथ पे, दिस विल बी टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो अगर मैं यहाँ पे इसको लिखना चाहूँ K कांस्टेंट के साथ, तो क्या लिख सकता हूँ? दिस होल थिंग विल बी डेल्टा Q is equal to Ka T1 minus T2 divided by L into delta T. This is the heat flow because of this conduction, ठीक है। डेल्टा T क्या हो गया? कितने टाइम में कितनी हीट फ्लो हुई between these two temperatures T1 and T2 with a rod of length L, cross sectional area A and conductivity, thermal conductivity K। ये आपके पास पूरी चीज आ गई, okay। This is the heat transferred by conduction between T1 and T2 because of this rod of length L in time delta T। कितने टाइम में कितनी हीट फ्लो हुई ये ऐसे दिख रहा है अपने को, ठीक है। तो रेट ऑफ अगर पूछा गया है तो रेट मतलब डेल्टा Q बाय डेल्टा T हो जाएगा, तो बचेगा रेट के केस में सिर्फ इतना, ठीक है। दिस विल बी द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, डेल्टा Q बाय डेल्टा T इक्वल टू K T1 माइनस T2 बाय L। ये कब है? जब K कांस्टेंट है। अगर K कांस्टेंट नहीं है, लेट्स से K कांस्टेंट नहीं है या एरिया कांस्टेंट नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन मेथड आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, ये बात भी हम जानते हैं। तो अगर आपको dq निकालना है तो आप लिखेंगे यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ माइनस Ka dt बाई dx इंटू dt, ऐसा आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो dt बाई dx जो भी आपको वहां से मिल रहा है उसके करस्पॉन्डिंग आप टाइम के साथ उसका इंटीग्रेट करेंगे तो आपको फाइनल वैल्यू मिल जाएगी। और अगर k कांस्टेंट है तो आप सीधा सीधा यहाँ से इस तरीके से अपना आंसर बता सकते हैं। तो दिस विल बी द टोटल हीट ट्रांसफर्ड, ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे जो ये टेम्परेचर में चेंज आ रहा है वो कैसे हो रहा है। दो बातें यहाँ पे आती है, एक स्टडी स्टेट की, ये जो आपने फॉर्मूला लिखा है ना, दिस फॉर्मूला इज फॉर स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट का मतलब क्या हुआ? तो देखो, जब यहाँ पे टेम्परेचर था T1 ये था हॉट रीजन, यहाँ टेम्परेचर था T2 ये था कोल्ड रीजन, ठीक है। इन दोनों के बीच में आपने एक रॉड कनेक्ट कर रखी है। अब इस रॉड के बारे में अगर बात करूँ
तो यहाँ जो पॉइंट इससे कनेक्टेड है वो T1 टेम्परेचर पे हो जाएगा और यहाँ जो कनेक्टेड है वो T2 टेम्परेचर पे हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों जुड़े हुए हैं। अब बीच में जो कोई भी सेक्शन उठाओ, आप मान लीजिए ये सेक्शन आपने उठाया, इस सेक्शन पे क्या होगा कि यहाँ से जो हीट चली, ठीक है, यहाँ से जो एनर्जी आगे बढ़ी जिसको आपने हीट बोला, वो इस सेक्शन पे जब आई, तो इस सेक्शन पे क्या होगा, इस सेक्शन का ये अपना खुद का टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज करेगी और जो बची हुई हीट है उसको आगे ट्रांसफर करेगी। ऐसा होगा क्योंकि भैया जब भी आप जानते हैं कि ये बीच वाली जो पूरी रॉड है ये कम टेम्परेचर पे है कंपेयर टू दिस हॉट, ठीक है। तो जब आपने इससे इसको कनेक्ट कर दिया है तो भैया ये धीरे धीरे अपना टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगी और उसके बाद हीट यहाँ तक पहुंचाएगी, बची हुई हीट को यहाँ तक पहुंचाएगी। तो जब ये अपना टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रही है तो हीट का क्या हो रहा है, जितनी हीट यहाँ से चली थी वो थोड़ी सी तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज करने में चली गई और जितनी हीट बची वो फिर आगे पहुंचती पहुंचती यहाँ तक पहुंची। तो ऐसा हर एक सेक्शन के साथ हुआ होगा। यहाँ वाले सेक्शन ने थोड़ा सा टेम्परेचर अपना इंक्रीज किया होगा, फिर हीट आगे भेजी होगी, फिर आगे वाले सेक्शन ने अपना टेम्परेचर इंक्रीज किया, बची हुई हीट आगे भेजी, फिर ये इंक्रीज हुआ, फिर आगे भेजी। इस तरीके से लगातार यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीमेंट होता गया और फिर बची हुई हीट पहुंची। एक स्टेट ऐसी आएगी जब हर पॉइंट का टेम्परेचर फिक्स हो चुका है, ठीक है। अब वो अपना और टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहा। जब टेम्परेचर फिक्स हो चुका है, अब जितनी हीट यहाँ से आएगी वो सारी की सारी हीट यहाँ तक पहुंच जाएगी। ऐसी स्टेट को कहते हैं स्टेडी स्टेट। क्लियर है बात? दिस स्टेट इज कॉल्ड इज स्टेडी स्टेट। तो यहाँ पे अब जो सिचुएशन होगी स्टेडी स्टेट के केस में, वो क्या हो जाएगा कि ये टेम्परेचर T1 है, यहाँ पे जो रॉड कनेक्ट कर रखी है टेम्परेचर T2 है। इस रॉड का टेम्परेचर यहाँ पे होगा T1, यहाँ पे होगा T2 और उसके बीच में लगातार वेरी करता रहेगा। यहाँ पे कुछ और टेम्परेचर, कुछ और, कुछ और, कुछ और, लगातार हर पॉइंट का टेम्परेचर अलग अलग होगा लेकिन कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट होगा इसका मतलब जितनी हीट यहाँ से चल रही है उतनी हीट यहाँ पे वापस पहुंचेगी। इस स्टेट को कहते हैं स्टेडी स्टेट। और इस स्टेडी स्टेट में आप ये बता सकते हैं कि कितनी हीट ट्रांसफर हो रही है कितने टाइम में, वो ये फॉर्मूला से आप दे पाएंगे। क्लियर है? अच्छा, ये क्वेश्चन दिमाग में आता है कि भैया टेम्परेचर हर पॉइंट का अलग अलग क्यों है, सबका टेम्परेचर एक जैसा क्यों नहीं हो गया, यहाँ से यहाँ तक टेम्परेचर पूरा एक जैसा क्यों नहीं हो गया। तो एक बात हमने बोल रखी है कि ये जो दोनों पोर्शन इस तरफ हैं ये रिजर्वायर्स हैं, इनके टेम्परेचर कभी चेंज नहीं होने वाले, ठीक है। ये टेम्परेचर हमेशा T1 रहेगा, टेम्परेचर हमेशा T2 रहेगा। इसके करस्पॉन्डिंग अगर ये यहाँ कांटेक्ट में है तो ये T2 टेम्परेचर पे रहेगा और ये यहाँ पे T1 टेम्परेचर पे रहेगा। और हम ये भी जानते हैं कि हीट ट्रांसफर के लिए टेम्परेचर डिफरेंस होना जरूरी है। अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है, लेट्स से ये दोनों टेम्परेचर बराबर हो जाए, तो हीट ट्रांसफर कितनी हो जाएगी, 0 के बराबर। तो हीट अगर ट्रांसफर हो रही है मतलब टेम्परेचर डिफरेंस होना जरूरी है, तभी हीट आगे बढ़ पाएगी। तो हर एक सेक्शन में इस तरफ से इस तरफ जब चलेंगे तो टेम्परेचर लगातार डिक्रीज होता रहेगा। क्लियर है? अगर इस पॉइंट का टेम्परेचर देखो तो T1 से कम होगा, अगर आप इसका टेम्परेचर देखोगे तो वो इससे भी कम हो जाएगा। तो ऐसे लगातार टेम्परेचर यहाँ पे डिक्रीज होता रहेगा और एक पॉइंट जब ये टेम्परेचर फिक्स हो गया तो इस फिक्स वाले टेम्परेचर को आप बोलते हैं स्टेडी स्टेट कंडीशन। और वो स्टेडी स्टेट कंडीशन पे डेल्टा क्यू आपने जिस फॉर्मूला में लिखा है वो बताया जा सकता है, ठीक है। और ये जो टेम्परेचर वेरिएशन होता है ये एक्स के साथ बिल्कुल लीनियर वेरिएशन होता है। आप इसका अगर मतलब ग्राफ बनाएंगे तो आप ऐसा बता सकते हैं कि दिस ग्राफ विल बी लाइक दिस। ऐसा इसका ग्राफ बनता है कि ये पॉइंट अगर T1 है, दिस पॉइंट इज अगर T2, ठीक है, और मान लीजिए बीच में T3 है, T4 है, T5 है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे बीच में आते रहेंगे। ये पॉइंट T3 हो जाएगा, T4 हो जाएगा, T5 हो जाएगा। ऐसा एक लीनियर वेरिएशन इसका चलता है विद रिस्पेक्ट टू लेंथ एक्स के साथ, ठीक है। बिल्कुल लीनियरली ये डिक्रीज करता है टेम्परेचर। क्लियर है बात? तो आप इसको मान लीजिए 0 से L लिख लेते हैं, तो ये L लेंथ पे आते आते जहां पे T2 मिल रहा है उस टेम्परेचर ऐसा वेरी करेगा एकदम। क्लियर है बात? तो एक तो खास बात हो गई ये स्टेडी स्टेट वाली। अब दूसरी बात आती है, दूसरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात फिर से इस कंडक्शन में आती है, वो आती है इस कंडक्शन को अपन इलेक्ट्रिक करंट के साथ कैसे एनालोगस कर पाए। इसकी एनालॉजी एक बनती है यहाँ पे, एनालॉजी ऑफ थर्मल कंडक्शन विद इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, ठीक है।
ये तो आपने 10th में कुछ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के बारे में पढ़ा था। क्या क्या पढ़ा था आपने? ओम्स लॉ पढ़ा था वहां पे। ओम्स लॉ में क्या बोला था? ओम्स लॉ में बोला था कि दिस V इज इक्वल टू आई आर, जहां पे I था करंट, V था पोटेंशियल डिफरेंस और R था रेजिस्टेंस। ऐसा आपने बोला था, ठीक है। I क्या था? I को आपने डिफाइन किया था कि कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो होता है। ऐसा आपने लिखा था I Q बाई T, कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो हुआ, उसको आपने लिखा था I इक्वल टू V बाई आर। ऐसा आपने ओम्स लॉ लिखा था, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ थर्मल कंडक्शन की अगर बात करो तो आपने फॉर्मूला क्या लिखा था अभी? H इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू के ए डेल्टा टी बाई एल। ये आपने फॉर्मूला लिखा, या के डी टी बाई डी एक्स ऐसे कर दीजिए, डी टी बाई डी एक्स। ये आपने फॉर्मूला लिखा था अभी, पक्की बात। अब अगर इस फॉर्मूला को मैं कन्वर्ट करना चाहूं, लेट्स से ये जो H है ये हो गया हीट करंट, जहां पे ये I क्या था? दिस I वाज इलेक्ट्रिकल करंट। दोनों को एनालॉजी देखना, दोनों को अपन साथ में समझेंगे। ये था हीट करंट, ये था इलेक्ट्रिकल करंट, ओके। हीट करंट को अगर मैं ऐसा लिखूं तो लिख सकता हूं दिस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, विच इज ऑल्सो इक्वल टू, यहां से देखिए तो मैं लिख सकता हूं डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा डी एक्स इज टोटल लेंथ के बराबर हो जाएगा, एल के बराबर, तो ये हो जाएगा एल बाई के ए। ऐसा इसे मैं लिख सकता हूँ, के ए को नीचे ले आया, डी एक्स हो गया एल के बराबर। ये ऐसा लिखा जा सकता है। सो दिस इज हीट करंट। ये एच क्या है? हीट करंट। और अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं तो ऊपर दे रखा है अपने पास टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय थर्मल रेजिस्टेंस। ये कहां से आया? ये यहां से आया। आपने जहां लिखा था I इक्वल टू वी बाई आर, यहाँ V क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस। याद आ रहा है, 10th में पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस। और R क्या था? ये रेजिस्टेंस। इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ठीक है। क्योंकि अपन यहाँ दोनों बातें कर रहे हैं, इसको बोल देते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ओके। तो ये दो बातें आपने यहाँ लिखी थी, इसी को रिलेट करते हुए मैंने यहाँ पे देखा तो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस की जगह यहाँ मिला टेम्परेचर डिफरेंस, और जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस था उसकी जगह मुझे मिला ये पूरा इक्वेशन, जिसको बोल सकते हैं आर थर्मल इज इक्वल टू एल बाई के ए के बराबर, ठीक है। और ध्यान से देखिए, तो जो रॉड आपने यूज करी है उसकी लेंथ, उसका एरिया और उसका मटेरियल, इन तीन बातों पे ये डिपेंड कर रहा है यहाँ पे। ऐसे ही जब वहां था रेजिस्टेंस तो वहां भी आप इसको लिखते थे, रेजिस्टेंस वाज एल बाई सिग्मा ए। वहां भी आप इसको ऐसा लिखते थे, जहां पे एल था जो आप कंडक्ट ये रेजिस्टेंस लेते थे उसके लिए एल लेंथ हो जाती थी उसकी, ए उसका एरिया होता था, सिग्मा उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती थी। तो यहाँ जो के है वो थर्मल कंडक्टिविटी है, और यहाँ जो सिग्मा था ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कही जाती थी। तो देखिए बहुत कुछ वे में सेम चल रहा है ये, क्लियर? जैसे इलेक्ट्रिसिटी में आपने बोला था, वैसे ही यहाँ पे हीट के टर्म में भी ये बातें सेम चल रही है। फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी में आपने बोला था V इक्वल टू आई आर, यहाँ से आप अगर करंट लिखते हैं तो लिखते हैं V बाई आर। ये V क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर, R था रेजिस्टेंस, I था करंट। इसी को मैं अगर यहाँ यूज करूं तो मैं लिख सकता हूँ दिस H विच इज हीट करंट इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, विच इज, यहाँ से अगर इसको लिखा जाए तो लिख सकता हूँ डेल्टा टी डिवाइडेड बाई एल बाई के ए के बराबर। यहाँ डेल्टा टी रिप्रेजेंट करता है टेम्परेचर डिफरेंस को, जो यहाँ था पोटेंशियल डिफरेंस। और ये जो नीचे वाली पूरी टर्म है ये रेजिस्टेंस है, थर्मल रेजिस्टेंस जिसे कहते हैं, जैसे यहाँ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस था। और इन दोनों का जो बनने का तरीका है वो भी बिल्कुल सेम है। थर्मल रेजिस्टेंस आपने बनाया एल बाई के ए से, और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बनता था यहाँ पे एल बाई सिग्मा ए से, जहाँ के था थर्मल कंडक्टिविटी और सिग्मा थी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। दोनों बिल्कुल सिमिलर वे में चलते हैं। यहाँ पे आपने हीट करंट को क्या लिखा? कितनी हीट कितने टाइम में फ्लो हुई इज कॉल्ड एज हीट करंट। यहाँ पे आप इलेक्ट्रिकल करंट को क्या लिखते थे? कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो हुआ वाज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल करंट, क्लियर है? तो एक एनालॉजी इन दोनों की बड़ी अच्छी बनती है, और ये बहुत यूजफुल होती है अपने को कंडक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करने में। क्यों ऐसा? क्योंकि अब आप सारी चीजें यहाँ पे लिख सकते हैं, फॉर द कंडक्शन फॉर हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन
we can use this analogy to solve numericals involving series and parallel connection of rods. ठीक है, ये बात हम यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे आप रेजिस्टेंस को सीरीज और पैरेलल में ऐड करते थे ना, क्या लिखते थे, R1 प्लस R2 के करस्पॉन्डिंग ये लिखते थे टोटल। पैरेलल में करते थे तो 1/R1 प्लस 1/R2 इक्वल टू 1/R करते थे। तो वैसे ही जब आप रॉड्स को सीरीज और पैरेलल में ऐड करेंगे तो कितना हीट वहां से ट्रांसफर होगा, वो सारी बातें भी बिल्कुल इसी तरीके से सीरीज पैरेलल के तरीके से की जा सकती है। और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बात है, इसे ध्यान रखिएगा। तो जो एनालॉजी है इसको अपन एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। क्या लिखा गया देख लीजिए, हीट फ्लो थ्रू अ कंडक्टिंग रॉड और इस तरफ चल रहा है करंट फ्लो थ्रू अ रेजिस्टेंस। इन दोनों को अपन कंपेयर कर रहे हैं। तो इधर बोलते थे हीट करंट, यहाँ बोलते थे इलेक्ट्रिक करंट। कैसे डिफाइन होता है, dq बाई dt से, मतलब रेट ऑफ हीट फ्लो, कितनी हीट कितने टाइम में फ्लो हुई। यहाँ होता था रेट ऑफ चार्ज फ्लो, कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो हुआ। यहाँ पे जो करंट है इसे लिख सकते हैं टेम्परेचर डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस, TD इज टेम्परेचर डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस। यहाँ लिखा जा सकता है पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस। यहाँ का रेजिस्टेंस कितना आता है, यहाँ का आता है L बाई के ए के बराबर, दिस इज L बाई के ए। और यहाँ का जो रेजिस्टेंस कैसे लिखते थे, L बाई सिग्मा ए के बराबर। यहाँ की कितना था, थर्मल कंडक्टिविटी, और यहाँ सिग्मा क्या था, so electrical conductivity. This is not thermal, this is electrical conductivity. क्लियर है बात, ये आप आसानी से यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब इनको अपने को सॉल्व करना है। क्वेश्चंस देखते हैं किस किस टाइप के इस पे आप बनते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या बन रहा है। क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए क्या कर रहा है। यहाँ पे दो रिजर्वॉयर्स दे रखे हैं, मतलब फिक्स टेम्परेचर है ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जो रॉड यहाँ कनेक्टेड है उसकी लेंथ आपको दे रखी है 10 मीटर्स के बराबर। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया आपको दे रखा है और उसके लिए थर्मल कंडक्टिविटी आपको गिवन है। ठीक है, पूछा क्या गया आपसे, एक तो हीट करंट मतलब H इक्वल टू DQ बाई DT, ये आपसे पूछा गया है हीट करंट। दूसरा पूछा गया टेम्परेचर एट एनी डिस्टेंस x, किसी भी डिस्टेंस पे अगर मुझे टेम्परेचर निकालना है किसी डिस्टेंस x पे, तो यहाँ कितना टेम्परेचर होगा, T आपसे पूछा गया है। ऑब्वियसली x के साथ आपको मिलेगा, x के उसमें मिलेगा, इक्वेशन में x भी आएगा। तो ये आपको पूछा गया टेम्परेचर कितना होगा किसी भी डिस्टेंस x पे। चलिए करते हैं। तो पहली बात सॉल्व कैसे करना है, यहाँ आपको पूछा गया हीट करंट मतलब सॉरी, क्या हीट करंट को ऐसे लिखा जा सकता है, दिस इज इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइड बाय थर्मल रेजिस्टेंस, ऐसा लिखा जा सकता है ये। यस, अभी हमने पढ़ा था एनालॉजी से। थर्मल रेजिस्टेंस कितना था वो याद करना पड़ेगा, L बाई के ए के बराबर। L दे रखा है 10 मीटर्स, K दे रखा है 2 वॉट पर डिग्री सेंटीग्रेड मीटर, सब कुछ ऐसा ही यूनिट में चल रहा है इसलिए दिक्कत वाली बात नहीं है। इनटू A कितना दे रखा है 0.5 मीटर स्क्वायर, सारी यूनिट्स ठीक है ऐसा ही है। तो क्या आंसर आ जाएगा यहाँ से 10, नीचे हो रहा है 1 तो आंसर आएगा 10। तो थर्मल रेजिस्टेंस आ गया 10 के बराबर। अब इसको अपने को यूज करना है करंट निकालने के लिए। तो H आ जाएगा डेल्टा T कितना है, एक तरफ 100 है दूसरी तरफ 0 है, दिस इज डेल्टा T डिवाइड बाय 10, आंसर आएगा आपके पास 10। क्लियर है, दिस विल बी द थर्मल करंट। ओके, dq बाई dt मतलब जूल पर सेकंड, ये इसका यूनिट बन जाएगी। दूसरी बात आपसे पूछी गई कि बताइए किसी भी डिस्टेंस x पे टेम्परेचर कितना होगा। तो अब हम ये बात जानते हैं कि जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ना, आपको स्टडी स्टेट में मान के चलना है। अनटिल अनलेस मेंशन हो कि स्टडी स्टेट नहीं है या इनिशियल है, तो आपको हमेशा स्टडी स्टेट मान के ही चलना है। स्टडी स्टेट मतलब जितनी हीट यहाँ से चली, जितनी एनर्जी यहाँ से चली, उतनी की उतनी यहाँ तक पहुंचेगी, ऐसा है। तो आप कोई भी सेक्शन उठा लो, आप चाहे यहाँ से यहाँ तक की हीट देखो, चाहे यहाँ से यहाँ तक की हीट देखो, सेम मिलने वाली है, क्योंकि हीट होती है एनर्जी इन ट्रांसफर। तो एनर्जी जितनी यहाँ से बाहर निकल चुकी है वो पूरी यहाँ तक पहुंचेगी। तो आप चाहे यहाँ से यहाँ तक देख लो, चाहे यहाँ से यहाँ तक देख लो, हीट जो रेट ऑफ फ्लो है वो सेम आना चाहिए, और ये अपने को यहाँ यूज करना है। हम जानते हैं दिस H इज इक्वल टू DQ बाई DT इज गिवन बाय, क्या फॉर्मूला था इसका, KA डेल्टा T बाय L के बराबर, अगर पूरा देखें तो। और अगर किसी x पोजीशन के लिए देखें तो क्या इसको लिख सकते हैं KA डेल्टा T
फॉर दिस x पोजीशन डिवाइडेड बाय लेंथ x, ऐसा लिखा जा सकता है। क्लियर है बात? दोनों के लिए अपन ने हीट ट्रांसफर, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर को बराबर कर दिया, एक यहां से यहां तक के लिए, दूसरा यहां से पूरा यहां तक के लिए। जितनी हीट चलेगी वही इसमें भी होगी और वही यहां तक भी पहुंचेगी, ये अपन ने यहाँ लिख लिया। तो अब अगर अपने को चेंज इन टेम्परेचर देखना है यहाँ से यहाँ तक, तो कितना है, इधर है 100, इस तरफ है T, दिस इज द चेंज इन टेम्परेचर। लेंथ कितनी है, x ऑलरेडी लिखी जा चुकी है। यहाँ से यहाँ का टेम्परेचर डिफरेंस 100 to 0, सारी चीजें लिख लो, के कैंसिल हो गया, इधर से बचा 100 - 0 डिवाइडेड बाय L, इधर से बचा 100 - x, सॉरी 100 - T, टेम्परेचर T है, डिवाइडेड बाय x। यहाँ से आपको T मिल जाएगा। क्या मिल रहा है देखो आंसर फाइनली, T आपको मिल रहा है यहाँ से 100 बाई L इधर है, तो 100x बाई L, 100 माइनस दिस, तो फाइनल आंसर आपको मिल रहा है T इज इक्वल टू 100 L माइनस x डिवाइडेड बाई L के बराबर। क्लियर? दिस इज द टेम्परेचर। और ध्यान से देखो तो ये x के साथ बिल्कुल लीनियरली वेरी कर रहा है, और ये भी बात हमने देखी भी थी ना, ग्राफ आपने बनाया था टेम्परेचर का ऐसा, अगर आप x के साथ चलते हैं टेम्परेचर, तो टेम्परेचर कम होता जाता है, बिल्कुल लीनियरली वेरी करता है इस तरीके से। तो बस ये बस साफ साफ दिख रहा है आपको, इस रेशियो से भी हम समझ गए थे कि टेम्परेचर एकदम लीनियरली वेरी कर रहा है। क्लियर? ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आपसे चाहे कोई भी पोजीशन पे टेम्परेचर पूछ लेते, आप बता पाते, पूछ लेते टेम्परेचर बताइए 2 मीटर पे कितना होगा, तो x को 2 मीटर रख दो, 8 मीटर पे कितना होगा, x को 8 मीटर रख दो, जो भी आपसे पोजीशन पूछी है वहां का टेम्परेचर आप आराम से बता पाएंगे। क्लियर अच्छे से? पक्का? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है देखिए, इधर हाई रिजर्वायर, इधर लो टेम्परेचर रिजर्वायर, 80 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है, बीच में एक रॉड कनेक्टेड है। फाइंड आउट द टेम्परेचर एट डिस्टेंस 5 मीटर, ये आपसे पूछा गया, 5 मीटर के डिस्टेंस पे कितना टेम्परेचर होगा। टोटल लेंथ दे रखी है 9 मीटर्स की, एरिया इसका मान लीजिए A है, कंडक्टिविटी मान लीजिए K है। हम जानते हैं कि जितनी हीट यहाँ से चलेगी, अब वो चाहे इस सेक्शन तक चले या इस सेक्शन तक चले, हीट तो बराबर होने वाली है, तो बस वही अपने को करना है, dq बाई dt दोनों केसेस में अपने को इक्वल करना है। क्या फॉर्मूला होता है, के ए डेल्टा टी बाय, एक बार L लिख लो, एक बार के ए डेल्टा टी फॉर द x लेंथ डिवाइड बाय x लिख लो, जो अभी आपने किया था भाई। क्या रिलेशन मिला था यहाँ से आपको मिल जाएगा डेल्टा टी बाय L इज इक्वल टू डेल्टा टी फॉर द x बाय x। यहाँ पे डेल्टा टी पूरी लेंथ के लिए कितना है, पूरी लेंथ के लिए 80 - 20, पूरी लेंथ कितनी है 9 मीटर। एक्स लेंथ के लिए मतलब 5 मीटर लेंथ के लिए मान लीजिए यहाँ पे टेम्परेचर T है जो अपने को कैलकुलेट करना है, तो 80 - T डिवाइड बाय लेंथ है 5 मीटर, यहाँ से आपको T मिल जाएगा सीधा सीधा। कितना आएगा 60/9 इंटू 5 इक्वल टू 80 - T, तो यहाँ से T आपको मिल जाएगा 80 माइनस दिस 60 इंटू 5/9। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आंसर आ रहा है, ये गया 3, ये गया 20, तो ये आया 100/3, 240 आया 140/3 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर। ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। उस सेक्शन पे टेम्परेचर कितना होगा 140/3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बस बड़े आसान से इसमें क्वेश्चन बनते हैं, इस टाइप के किए जा सकते हैं। क्लियर? चलिए तो आज का वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब बात करेंगे अपन कि अगर अपन रॉड्स को सीरीज और पैरेलल में यहाँ पे कनेक्ट करें तो क्या क्या इसमें फॉर्मूलाज बन सकते हैं, क्वेश्चन किस टाइप के बन सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए, कोई डाउट हो तो पूछिए।